हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फोकस स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है या सब्जेक्ट कह सकते हैं वो विशिष्ट शिक्षा है। इसमें यूनिट फर्स्ट है विशिष्ट शिक्षा और इसमें हम लॉन्ग आंसर देखेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपके पास सभी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो स्क्रीन पे है, देखेंगे। विशिष्ट शिक्षा से आप क्या अभिप्राय है और विशिष्ट शिक्षा के प्रकारों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, देखेंगे आप। विशिष्ट शिक्षा क्या है, इसके लिए आवश्यक तत्व बताइए। नेक्स्ट देखेंगे, विशिष्ट शिक्षा से क्या समझते हैं, विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य व क्षेत्र बताइए। नेक्स्ट ये भी हो सकता है, विशिष्ट शिक्षा से क्या आशा है, इसकी आवश्यकता एवं वर्णन कीजिए और इसके प्रशासन एवं निरीक्षण से क्या सिद्धांत है, इसका देखेंगे। इसमें हेडिंग बनेगी पहले विशिष्ट शिक्षा। देखेंगे इसमें सामान्य बालकों को दी जाने वाली शिक्षा में विलक्षण बालकों को कोई फायदा नहीं पहुंचता है। इसमें बताया गया है जो सामान्य तौर पे बालकों को शिक्षा दी जाती है उसमें जो विलक्षण बालक होते हैं उनका कोई भी फायदा नहीं होता है। विद्यालय में अनेक अनुरूप ना कक्षाएं होती हैं, ना ही योग्य प्रशिक्षित और ना ही अध्यापक होते हैं। इसमें बताया गया है कि जो बालक विशिष्ट होता है उनके लिए उनके अनुरूप ना तो कक्षाएं होती हैं, ना प्रशिक्षित अध्यापक ही होते हैं। इसलिए विशिष्ट बालकों को अपनी क्षमताओं के विकास का पूर्ण अवसर प्रदान करने हेतु विशिष्ट शिक्षा अनिवार्य है। ऐसे बालकों की उनके क्षमता के अनुसार अवसर प्रदान करने के लिए विशिष्ट शिक्षा अनिवार्य है। आगे देखेंगे, एक विशिष्ट बालक को पढ़ाने का तरीका सामान्य दृष्टि वाले बालक से पूर्ण रूप से भिन्न होगा। यह तथ्य विशेष शिक्षा के महत्व को दर्शाता है। आगे देखेंगे, प्रायः विशिष्ट शिक्षा से अभिप्राय विशिष्ट बालकों या व्यक्तियों को दी जाने वाली शिक्षा से है, जिसे दूसरे बालकों में जब बालकों में व्यक्तिगत भिन्नताएं इस हद तक पाई जाती हैं कि उन्हें विशिष्ट बालकों की श्रेणी में रखना जरूरी हो जाता है। आगे देखेंगे, तब ये बालक सामान्य शिक्षण पद्धतियों एवं शिक्षा व्यवस्था से लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। एक लोकतांत्रिक प्रणाली वाले राष्ट्र में जहां प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता एवं क्षमताओं का ज्यादा से ज्यादा विकास अनिवार्य विकास मानवीय अधिकार माना जाता है। इसमें आगे देखेंगे, आगे हेडिंग बनेगी विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य। देखेंगे जो निम्न प्रकार है। पहला है नागरिक विकास करना, नागरिकों का विकास करना। नेक्स्ट है समाज का पुनर्गठन करना। नेक्स्ट है व्यावसायिक कार्यकुशलता में लाना। नेक्स्ट है राष्ट्र का विकास करना और विशिष्ट बालकों की विशेष आवश्यकताओं को पहचानना। जो विशिष्ट बालक हैं उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना। नेक्स्ट है विशिष्ट बालकों को शिक्षित करके पुनर्गमन हेतु तैयार करना। इसमें नेक्स्ट हेडिंग बनेगी विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता। देखेंगे विशिष्ट शिक्षा अभिभावकों, शिक्षकों एवं शैक्षिक प्रबंधों की विशिष्ट बालकों की समस्याओं को समझने में सहायता प्रदान करती है। इसके द्वारा विशिष्ट बालक समाज में समायोजन स्थापित कर लेते हैं। इसमें बताया गया है कि जो विशिष्ट शिक्षा है और उनमें बालकों की समस्याओं को समझने में यह सहायता करती है और वह एक समायोजन भी स्थापित करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अंधे, बहरे या गूंगे बालकों को सामान्य बालकों के साथ बैठाकर शिक्षित नहीं किया जा सकता है, अतः ऐसे बालकों की शिक्षा के लिए विशिष्ट पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि एवं शिक्षकों की आवश्यकता होती है। इसमें बताया गया है जो विशिष्ट बालक हैं, जो सुन नहीं सकते हैं या देख नहीं सकते हैं, वो सामान्य बालकों के साथ बैठ के शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, विशिष्ट बालक अपनी योग्यताओं एवं क्षमताओं के अनुसार विकास कर सकें, इसके लिए विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है और विशिष्ट शिक्षा के द्वारा हम बालकों को समायोजन या उत्पादक एवं आत्मनिर्भर बना सकते हैं। इस पॉइंट में बताया गया है कि जो विशिष्ट बालक हैं उनकी क्षमताओं को देखेंगे, इसके अनुसार उनकी आवश्यकताओं को समायोजित करेंगे व उनको उत्पादक एवं आत्मनिर्भर बनाएंगे। इसमें यह बताया गया है। नेक्स्ट देखेंगे,
विशिष्ट बालकों को शैक्षिक, सामाजिक एवं शारीरिक आवश्यकताएं समान बालकों से भिन्न होती हैं। अतः समाज में शिक्षा शास्त्रियों का यह दायित्व है कि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था करे। इसमें यह बताया गया है कि जो विशिष्ट बालक है उनकी शारीरिक आवश्यकताएं जो सामान्य बालक है उनसे थोड़ा अलग होती हैं। समाज में जो शिक्षा शास्त्री हैं उनका दायित्व है कि उनकी आवश्यकताओं को पूरा करें और विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था करें। नेक्स्ट देखेंगे विशिष्ट शिक्षा का क्षेत्र या समस्याएं। विशिष्ट परिभ्रामी अध्यापकों, समाजसेवियों और विशेषज्ञों द्वारा शिक्षण एवं निर्देशन। नेक्स्ट देखेंगे विशिष्ट बालकों को सामान्य कक्षाओं में ही रखकर विशेष कक्षा की व्यवस्था विशेष परिभ्रमों या अध्यापकों और समाज सेवियों और विभिन्न दोषों के सुधारकों और विषय विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करके ही की जा सकती हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्हें समय समय पर विद्यालयों में आकर अध्यापक व अभिभावकों से मिलकर विभिन्न विशिष्ट बालकों को पहचानने तथा उन्हें शिक्षा व निर्देशन देने में मददगार हो सकती है। इस तरह की शिक्षा की व्यवस्था में विशिष्ट बालक को शिक्षित करने की मुख्य जिम्मेदारी कक्षा अध्यापक की होती है। इस पॉइंट में बताया गया है कि जो विशिष्ट बालक हैं उनकी कक्षाओं में विशेष शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए और अध्यापक और अभिभावकों को विशिष्ट बालकों को पहचानने तथा उन्हें निर्देशन देने में मददगार हो सकते हैं और विशिष्ट बालक को शिक्षित करने की जिम्मेदारी कक्षा अध्यापक की होती है। नेक्स्ट देखेंगे अतिरिक्त कक्षा की व्यवस्था। सामान्य विद्यालयों में ही विशिष्ट बालकों को उनकी विशिष्टता के क्षेत्र के स्तर के अनुरूप वर्गीकृत करके उनके लिए अतिरिक्त कक्षा योजना भी बनाई जा सकती हैं, जिसमें बालक अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण, प्रशिक्षण एवं निर्देशन प्राप्त कर अपनी निरुक्ताओं और समस्याओं और शंकाओं आदि को दूर करने के प्रयास कर सकता है। इस प्रकार इन बालकों का शिक्षण सामान्य कक्षाओं में ही होता है और इनकी विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति इन अतिरिक्त कक्षाओं में से होती है। इस प्रकार की योजना इन विशिष्ट बालकों के भावात्मक एवं सामाजिक समंजन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होती है। इस पॉइंट में जो अतिरिक्त कक्षा है उसमें बताया गया है कि जो सामान्य विद्यालयों में जो विशिष्ट बालक होते हैं उनकी विशिष्टता के अनुरूप उन्हें अतिरिक्त कक्षाएं योजनाएं बनानी चाहिए, जिससे विशिष्ट बालक के जो अनुरूप हैं उनके अनुसार उनकी योग्यताओं के अनुसार या उनकी जितनी समस्याएं हैं उनको दूर किया जा सके और बालकों को शिक्षण सामान्य कक्षाओं में ही होता है और इसमें बताया गया है कि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति इन अतिरिक्त कक्षाओं में से ही होती है और इसमें बताया गया है कि विशिष्ट बालकों के भावात्मक एवं सामाजिक सामंजस्य को भी दृष्टि में रखना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे विशेष कक्षा योजना। इसमें देखेंगे ऐसे विद्यालय में जहां विशिष्ट बालकों की संख्या अधिक होती है उन्हें शिक्षा का स्तर इतना उच्च होता है, जैसे शिक्षक रूप से पिछड़े बालक, प्रतिभाशाली बालक, शारीरिक रूप से विकलांग बालक आदि, उनको सामान्य बालकों के साथ शिक्षा देना असंभव या निरर्थक होता है। विशेष कक्षा योजना को सफलतापूर्वक बनाया जा सकता है। इन कक्षाओं में विशेष रूप से प्रशिक्षित या अध्यापकों को विषय में विशेषज्ञों व निर्देशन द्वारा शिक्षण व निर्देशन किया जा सकता है। जो विशेष कक्षा योजना है उसमें बताया गया है कि जो सामान्य बालक हैं और जो विशिष्ट बालक हैं उनको विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों में शिक्षा नहीं दी जा सकती है और इसमें बताया गया है कि विशेष कक्षा योजना विशिष्ट बालकों के लिए बनानी चाहिए, जिनमें प्रशिक्षित अध्यापकों और विशेषज्ञों को निर्देशनों को आदि को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है विशेष विद्यालय। इसमें देखेंगे विशिष्ट बालकों के लिए पृथक विशेष विद्यालयों की व्यवस्था पूर्वकाल में ही देखने को मिलती है।
इसमें बताया गया है कि जो बालक हैं उनको विद्यालयों में जो व्यवस्था की गई है वह पहले से ही देखने को मिलती है। विशेष रूप से बालक जो सामान्य विद्यालयों में किसी भी प्रकार की समायोजित नहीं कर पाते हैं, जैसे कोई बालक है वो समायोजित नहीं कर पाता है, तो प्रचलित शिक्षण विधियों से शिक्षा ग्रहण करने में अक्षम होते हैं। इन विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करते हैं, जैसे उदाहरण है चक्षुहीन, बहरे व गूंगे या बाल अपराधी या कुसमायोजित, उच्च प्रतिभा संपन्न आदि इसके अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था यद्यपि अधिक खर्चीली होती है तथा तथा सभी स्थानों में उपलब्ध यह नहीं कराई जा सकती है। जो विशेष विद्यालय है वह सभी स्थानों पर उपलब्ध नहीं कराए जा सकते हैं। विशिष्ट बालकों के पूर्ण विकास एवं उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह अत्यधिक उपयुक्त होती है। नेक्स्ट देखेंगे आवासीय विद्यालय। इसमें देखेंगे कि विशिष्ट बालकों के लिए प्राचीनतम शिक्षा व्यवस्था आवासीय विद्यालय के रूप में ही देखने को मिलती है। यह प्रविधि पूर्ण पृथकीकरण पर आधारित है। इन विद्यालयों में सभी प्रकार के गंभीर रूप से विकलांग, जैसे चक्षुहीन, बहरे, विकृत शरीर वाले बाल अपराधी या मानसिक रूप से विकलांग या मंदबुद्धि और संवेगिक रूप से असंतुलित और प्रतिभाशाली बालकों को विशेष रूप से शिक्षित एवं प्रशिक्षित किया जाता है। आवासीय विद्यालय में शिक्षण एवं प्रशिक्षण केवल कक्षाओं तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि बालकों द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कार्य में उन्हें उचित निर्देशन के साथ साथ अभ्यास भी कराया जाता है। उन्हें विशेष सहायक यंत्रों और सामग्री का उचित प्रयोग करने, अपने उच्च अतिरिक्त समय का सदुपयोग करने व अनुशासन का भी अभ्यास एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। जो आवासीय विद्यालय है उसमें बताया गया है कि यह आवासीय विद्यालय प्राचीन समय में बहुत अधिक देखने को मिलते थे, जहाँ पे चक्षुहीन, बहरे और अपराधी बालकों के लिए यह रखे जाते थे और यहाँ पे प्रतिभाशाली बालक को विशेष रूप से शिक्षित और प्रशिक्षित किया जाता था। और इसमें बताया गया है कि बालकों की जो यह आवासीय विद्यालय है, जो शिक्षण है वह केवल कक्षाओं तक सीमित नहीं था, बल्कि यह बालकों को उनके कार्य और उचित निर्देशन के लिए अभ्यास भी यहाँ करवाया जाता था और यह अनुशासन को भी अभ्यास एवं प्रशिक्षण इनका प्रदान किया जाता था। नेक्स्ट देखिए विशिष्ट शिक्षा हेतु प्रशासन एवं निरीक्षण के सिद्धांत। इसमें देखेंगे बालकों के सामाजिक एवं व्यावसायिक सामंजस्य पर विशेष जोर दिया जाता है। जो विशिष्ट बालक है उनको सामाजिक एवं व्यावसायिक सामंजस्य पर जोर दिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रशासन को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि विशेष शिक्षा का आयोजन व्यक्तिगत रुचियों एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे प्रोग्राम में पैतृक शिक्षा का प्लान भी होना चाहिए, जहां समाज में और समुदाय को इसे समझना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे प्रशासन को एक ऐसी योजना बनानी चाहिए कि सभी विशेष कक्षा के बालक अन्य बालकों जो कि औसत है से संबंध है स्थापित कर सके। नेक्स्ट है प्रशासन को चाहिए कि वह सभी बालक को रुचि के अनुसार योजना बनाए ताकि विशेष कक्षा में कुसमंजित अनुभव ना करें। नेक्स्ट देखेंगे प्रशासन को आवश्यकता रूप से उचित इमारत व सामान को उपलब्ध कराना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे बालकों के संरक्षकों को विशेष शिक्षा के प्रोग्राम के उद्देश्यों तथा कार्यों को परिचित कराना चाहिए, जिससे इसके लाभों से अवगत कराना चाहिए और यह बताना चाहिए कि विशेष शिक्षा कोई दंड नहीं है या कोई अपराध नहीं है। नेक्स्ट देखिए विशिष्ट शिक्षा के अच्छे कार्यक्रम हेतु कुछ आवश्यक तथ्य देखेंगे कि बालकों को पहले से ही ढूंढ निकालना, जो विशिष्ट बालक है उनको पहले से ही ढूंढ निकालना। नेक्स्ट है स्कूल एवं समुदाय के साधनों में सहयोग होना चाहिए। जो विशिष्ट शिक्षा है उसमें स्कूल और समुदाय का भी सहयोग होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे अध्यापकों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था होनी चाहिए। जो विशेष शिक्षा है उसमें अध्यापक हैं उनको भी प्रशिक्षण की भी व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे
यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ पे गांव है। गांव एवं शहर दोनों की जगह पर ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए। जो बेसिक शिक्षा है वो गांव एवं शहर दोनों जगह पे दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है, इसे विशेष सेवा में समुदाय एवं राष्ट्र एवं राज्य सभी को भाग में लेना चाहिए। जो विशेष शिक्षा है उसमें विशेष शिक्षा अनिवार्य रूप से प्राइमरी से माध्यमिक तक होनी ही चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, सभी प्रकार के विशिष्ट बालक के लिए विशेष शिक्षा का आयोजन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बनता है, देखेंगे, विकलांग बालकों से आप क्या अभिप्राय है और विकलांग बालकों का वर्गीकरण कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि विकलांग बालक क्या है और उसकी विकलांगता के लिए कौन कौन से कारण हैं जो उत्तरदायी हैं। इसका देखेंगे आंसर क्या होता है। देखेंगे, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। इस बात में कोई दोहराय नहीं है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। जब तक शरीर स्वस्थ नहीं होगा तब तक मनुष्य सामान्य रूप से कार्य नहीं कर सकता है। शारीरिक स्वस्थ उसकी कार्य व रहने का विकास को प्रभावित करता है। विकलांग, अक्षम तथा अपंग बालक शारीरिक रूप से विकलांग कहलाते हैं। अपंग बालकों की संख्या ध्यान आकर्षित करने वाली है। ऐसे बालक निरंतर असफल होते हैं और कठिन और अंत में विद्यालय छोड़ देते हैं। अपंग और बीमार दोनों ही एक प्रकार के विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं और विशेष शिक्षा के अधिकारी हैं। इसमें जो बताया गया है कि विकलांग बालक, तो उसमें बताया गया है कि जो शरीर है उस एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। जब शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो कैसे आप कार्य करेंगे। इसमें बताया गया है कि ऐसे बालक हैं जो निरंतर असफल हो रहे हैं या असफल होने के कारण उन्होंने विद्यालय छोड़ दिया है। जो बालक अपंग हैं उन्होंने जो बालक अपंग है या विकलांग है और ऐसे बालकों की जो संख्या है वह बहुत अधिक हो गई है और बालक जो असफल होते जा रहे हैं इसके कारण वह विद्यालय छोड़ देते हैं या बीमार, दोनों ही विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आ जाते हैं। और जो विशिष्ट शिक्षा है वो विशेष शिक्षा के भी अधिकारी भी हैं, उनको भी वह शिक्षा जरूर देनी चाहिए, विशेष शिक्षा। नेक्स्ट देखेंगे, विकलांग बालकों का अर्थ देखेंगे। विकलांग बालकों का तात्पर्य उन बालकों से है जो जन्म से या भविष्य में किसी बीमारी या दुर्घटना के कारण शारीरिक दोष से ग्रसित हो जाते हैं। यह दोष उन्हें साधारण क्रियाओं में भाग लेने से रोकते हैं। यद्यपि उन बालकों में मानसिक दृष्टि से किसी प्रकार की शारीरिक कितना न्यूनतम पाई जाती है, किंतु यह उपहास के पात्र है और इन्हें समाज में सामंजस्य स्थापित करने में बड़ी ही कठिनाई होती है और इन्हें निहत की भावना से देखा जाता है, जिसके कारण वे समाज को पृथक करने का प्रयास करते हैं। जो विकलांग बालक हैं उन्हें बताया गया है कि वह बालक जन्म से या भविष्य में किसी बीमारी या दुर्घटना के कारण या शारीरिक दोष के कारण वह जो अन्य क्रियाएं हैं उनमें भाग नहीं ले पाते हैं, जिससे उन्हें मानसिक दृष्टि या शारीरिक दृष्टि से जो बीमार हैं या जो अन्य क्रियाएं हैं उनमें भाग नहीं ले पाते हैं, तो उन्हें कहीं उपहास का पात्र भी बनना पड़ता है और समाज में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वे समाज में पृथक रखने ये प्रयास करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, विकलांग बालकों के प्रकार। इसमें है लूले, लंगड़े या हाथ कटे या जिनके हाथ कटे हुए हैं, एक या एक से अधिक अंगों को लकवा मार जाना, ऐसे। नेक्स्ट है पांव फिरा। नेक्स्ट है मेरुदंड का वक्र। नेक्स्ट देखेंगे प्रमस्तकीय पक्षाघात, ऐसा भी है। नेक्स्ट देखेंगे विकृत नितंब। नेक्स्ट पॉइंट है मेरुदंडीय द्विशाखी। नेक्स्ट देखेंगे मांसपेशीय डैश में आगे देखेंगे
एक या एक से अधिक अंगों को लकवा या मस्तिष्क चोट अथवा बीमारी के कारण भी यह हो जाता है। जो पांव फिरा है वह पांव का टेढ़ा या उल्टा आदि होता है। नेक्स्ट है मेरुदंड का वक्र। मेरुदंड के किसी कारण से झुक जाने के कारण होता है। और जो विकर्ण नितंब है यह जन्म से ही होता है और इसका कारण गर्भाशय में विकास में किसी प्रकार की रुकावट या बीमारी का होना होता है। यह बीमारी है। मेरुदंड द्विशाखी में मेरुदंड के कशेरुका से पूर्णतः 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 तक नहीं रहता है। यह एक जन्मजात दोष है। नेक्स्ट आगे देखेंगे मांसपेशियां। डायस्ट्रोफी एक निरंतर उत्तरोत्तर विकृत बीमारी होती है जिसमें मस्तिष्क की मांसपेशियां क्षीण हो जाती हैं और लूलापन या लंगड़ापन या हाथ का कटा होना प्रायः यह किसी दुर्घटना के शिकार होने के कारण होता है। आगे देखेंगे विकलांग, यहाँ बालकों हैं, यहाँ चालकों नहीं, यहाँ पे बालकों हैं कि विभिन्न प्रकारों में लूले लंगड़े या हथकंडे, पांव फिरा या विकृत नितंब, मेरुदंडीय, द्विशाखीय या मेरुदंड का वक्र को छोड़कर अन्य प्रकार की मस्तिष्कीय चोटों अथवा बीमारी अथवा कमियों से संबंधित है। अतः निम्नलिखित प्रकारों से ग्रसित बालक मानसिक रूप से विकलांग भी कहलाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे इसमें विकलांगता के कारण देखेंगे किस कारण से यह होता है। विकलांगता बालकों में कई समानताएं देखी जाती हैं या दिखाई देती हैं किंतु इनकी विकलांगता का कारण भिन्न भिन्न होता है। विकलांगता की कुछ निम्नलिखित है देखेंगे। जन्मजात या अनियमितता, नेक्स्ट है दुर्घटना, नेक्स्ट है बीमारी और इसमें नेक्स्ट है जन्मजात अनियमितता। देखेंगे कि गर्भावस्था में कुपोषण आदि के कारण बालक का विकास भली प्रकार से नहीं हो पाता है। इसमें कुछ दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इसमें बताया गया है कि जो गर्भावस्था का समय है उसमें बालक का विकास सही से नहीं हो पाता है जिसके कारण उसमें दोष उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे जन्मजात शारीरिक विकलांगता प्रायः चिकित्सा द्वारा ठीक नहीं हो पाती है। उसके लिए सहायक उपकरण, कौशल एवं शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है दुर्घटना। किसी दुर्घटना का शिकार हो जाने पर बालक शारीरिक रूप से विकलांग हो जाता है। या वाहन दुर्घटना या गोली का लगना या गिर जाना आदि, अस्त्र आदि से चोट लग जाना दुर्घटना का प्रमुख कारण है। इसमें बताया गया है किसी बालक को शारीरिक रूप से चोट लग जाती है, वह गिर जाता है या उसको कोई चोट लग जाती है, इसके अंतर्गत दुर्घटनाएं आती हैं। नेक्स्ट देखेंगे बीमारी। इसमें देखिए कुछ बीमारियां जो है वो अपनी प्रकृति या लंबे समय के रहने का कारण विकलांगता का कारण बन जाता है। यदि कोई बीमारी बहुत लंबे समय तक है तो वह विकलांगता भी बन जाती है। उदाहरण जैसे पोलियो एवं मस्तिष्क शोथ एवं शारीरिक विकलांगता और अस्थियों और अस्थि पेशियों का रूप से आकृति का लोप आ जाता है। नेक्स्ट देखेंगे उपयुक्त तीनों ही ऐसे कारण हैं जो तीन ऐसे जन्मजात अनियमितता और दुर्घटना और बीमारी ऐसे कारण हैं जिनके कारण ग्रसित व्यक्ति कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से अक्षम या असमर्थ हो जाता है और वह सामान्य व्यक्ति नहीं रह जाता है। नेक्स्ट देखेंगे असमता क्या है और असमता के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। देखेंगे असमता किसी भी कार्य को करने के लिए कुछ समान व विशेष प्रकार की योग्यताओं और क्षमताओं की आवश्यकता होती है। इसमें बताया गया है जो असमता है उसमें वह बताया गया है कि किसी भी कार्य को करने के लिए विशेष योग्यता या क्षमता होनी ही चाहिए। जब कोई व्यक्ति बालक किसी कार्य को शारीरिक व मानसिक रूप से करने में असमर्थ होता है तो वह असमता कहते हैं। उदाहरण के लिए किसी शिक्षा प्राप्त करने के लिए बालक को सभी ज्ञानेंद्रियों का कार्य करना या बुद्धि लब्धि का होना जरूरी है। यदि किसी बालक का बौद्धिक स्तर निम्न है तो यहाँ पे गूंगा या बहरा हो तो वह असमता कहा जा सकता है।
इसमें यह बताया गया है कि कोई बालक है और जो सामान है वह विशिष्ट योग्यता और क्षमता, यदि किसी बालक को जो कार्य करना है तो उसके अंदर क्षमता और योग्यता का होना आवश्यक है। जैसे बताया गया है कि उदाहरण के तौर पे बालक लंबे समय से बालक ल, ये सब बताया गया है कि यदि किसी बालक का बौद्धिक स्तर निम्न है और यह गूंगा या बहरा है तो उसको किसी न किसी की प्रकार की अक्षमता है। देखेंगे यह दो प्रकार की होती है, मानसिक होती है और नेक्स्ट है शारीरिक अक्षमता होती है। मानसिक अक्षमता देखेंगे, इस श्रेणी में वह बालक सम्मिलित है जो पाठ्यक्रम को समझने व पढ़ने लिखने और सामाजिक निपुणता को अच्छी प्रकार से समझने में समर्थ होते हैं। वह देखने में सामान्य बालक नजर आते हैं, परंतु शिक्षा के क्षेत्र में जैसे लिखना पढ़ना या सुनना या वार्तालाप करने में वह अपने आप को असमर्थ पाते हैं। जो अधिगम असमर्थ है, इसमें बताया गया है कि जो बालक हैं वह पढ़ने लिखने व सामाजिक में निपुणता अच्छी प्रकार से रखने में असमर्थ होते हैं। और इसमें देखा गया है जो सामान्य बालक की तौर से वह नजर आते हैं, किंतु वह शिक्षा के क्षेत्र में लिखना पढ़ना व सुनना वार्तालाप करना, इसमें वह अपने आप को असमर्थ पाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे मंद बुद्धि। इसमें देखेंगे कि मंद बुद्धि बालक वह होते हैं जिनको बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों से कम होती है या उनकी बुद्धि लब्धि 90 से भी कम होती है। ऐसे बालकों को मानसिक विकलांग बालक कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे शारीरिक अक्षमता। इसमें देखेंगे शारीरिक अक्षमता जो निम्नलिखित भागों में बांटी गई है, उसमें देखेंगे शारीरिक अक्षमता, दृष्टि अक्षमता और श्रवण अक्षमता और वाणी अक्षमता। नेक्स्ट देखेंगे शारीरिक अक्षमता। देखेंगे कुछ ऐसे बालक भी होते हैं जो विद्यालय जाने में शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं। उनको विद्यालय जाने के लिए किसी न किसी प्रकार की आवश्यकता होती है, अर्थात वे शिक्षा ग्रहण करने के लिए अकेले विद्यालय नहीं जा सकते हैं। समाज में इन बच्चों को हेय दृष्टि से देखा जाता है और शिक्षा के प्रचार प्रसार तथा सामाजिक चेतना के कारण अब लोग इन बालकों को शिक्षा देने प्रदान करने तथा इनका मुख्य धारा लेने के लिए प्रयासरत है। जो शारीरिक अक्षमता है उसमें यह बताया गया है कि जो बालक शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं वह वह विद्यालय अकेले नहीं जा सकते हैं, उनको समाज में बड़ी हेय दृष्टि से देखा जाता है और इन बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए मुख्य धारा को प्रयासित किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे दृष्टि अक्षमता। इसमें देखेंगे कुछ बालक जन्म से ही दृष्टि विहीन होते हैं और कुछ बालक चोट या दुर्घटना आदि के कारण या गलत दवाई के कारण पूर्ण रूप से आंशिक अंधे हो जाते हैं। और दृष्टि असमर्थ बालक मानसिक शारीरिक मनोवैज्ञानिक दबाव भी होते हैं जो जीवन पर्यंत उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो जो दृष्टि अक्षमता उसमें बताया गया है कि जो बालक हैं वो जन्म से ही या किसी बीमारी या चोट के कारण या गलत दवाई के कारण वह आंशिक रूप से अंधे हो जाते हैं। ऐसे बालक मानसिक या शारीरिक मनोवैज्ञानिक दबाव में होते हैं और जीवन यापन करना उनका काफ़ी मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे श्रवण अक्षमता। इसमें देखेंगे समाज में सुनने की समस्या में काफ़ी लोग ग्रसित हैं। विद्यालयों में जाने वाले बालकों में काफ़ी समाज उन बच्चों की तरह होते हैं जो पूर्णतः बहरे व जिनको ऊंचा सुनाई देता है, अर्थात समान आवाज़ों को सुनने में असमर्थ होते हैं। यह असमता जन्मजात या जन्म के बाद या चोट या दुर्घटना के कारण उन्हें आदि बीमारियों के कारण होती है। जो श्रवण अक्षमता है उसमें बताया गया है कि इस समस्या से काफ़ी लोग ग्रसित होते हैं जिन्हें ऊंचा सुनाई देता है, कहीं वह उन्हें पूर्णतः सुना ही नहीं देता है। ऐसे अक्षमता जन्मजात या चोट या दुर्घटना के कारण होती है जिसे उन्हें इस बीमारी का सामना भी करना पड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे वाणी अक्षमता। इसमें बताया गया है हम अपने विचारों को दूसरे के विचारों से बोलकर प्रस्तुत करते हैं। यदि बोलने वाला अपने विचारों को दूसरे के सामने उचित या साफ ढंग से नहीं कह पाता है तो उसमें कुछ कमियां होती हैं, अर्थात ऐसी वाणी से संबंधित होते हैं। जो वाणी दोष उसमें बताया गया कोई बालक अपनी बात साफ तरीके से कह नहीं पा रहा या वह रख नहीं पा रहा है या उसे लिखने से जाना बोलते हैं तथा हम
उच्चारण स्पष्ट या साफ नहीं हो रहा है। ऐसी असमता बालक को अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यह असमता जन्मजात या जन्म के बाद या चोट या दुर्घटना या यहाँ पे बीमारी है आदि के कारण भी हो सकती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक विकलांगता का अर्थ बताइए और इसकी सीमा एवं व्यापकता को समझिए। नेक्स्ट इसमें देखेंगे मानसिक विकलांगता का अर्थ एवं परिभाषाएं। तो इसमें हेडिंग बनेगी मानसिक विकलांगता। देखेंगे मानसिक मंदता, मानसिक विकलांगता बुद्धि की कमी या मंद बुद्धि या मानसिक दुर्बलता एक ही स्थिति के अलग अलग नाम है। इसमें बताया गया है जो बुद्धि की कमी या बुद्धि या मंद बुद्धि या मानसिक दुर्बलता, यह मानसिक विकलांगता के अलग अलग नाम है। मानसिक मंदता एक ऐसी गंभीर मानसिक समस्या है जो गर्भकाल के समय से ही आरंभ हो जाती है। यह कोई बीमारी नहीं अपितु एक व्याधि है जो निम्न मानसिक विकास या अवस्था जो अपने व्यक्ति मानसिक रूप से पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता है, वह किसी भी बात को या किसी भी कार्य को धीमी गति से समझता है। इसे बुद्धि का स्तर या औसत कम होता है। इस समस्या को ग्रसित व्यक्ति सामाजिक अपर्याप्तता भी पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, इसमें बताया गया है कि मानसिक मंदन बुद्धि के अवरुद्ध एक अपूर्ण विकास की स्थिति है जो विशेष कर विकास के काल में उत्पन्न हुई विकृति होती है जो समग्र बौद्धिक स्तर, ज्ञानात्मक और भाषा प्रेरक चालक तथा सामाजिक योग्यताओं को भी प्रभावित करती है। नेक्स्ट देखेंगे संकेत तथा लक्षण। इसमें बताया गया है मानसिक विकलांगता वाले बच्चों की तुलना में बाद में बैठना या घुटनों के बल चलना या पैरों पर चलना या बोलना सीख पाते हैं। मानसिक विकलांगता वाले वयस्कों या बच्चों दोनों में निम्नलिखित विशेषताएं हैं जो देखेंगे इस प्रकार है। मौखिक भाषा के विकास में देरी। नेक्स्ट है स्मृति कौशल की न्यूनता। नेक्स्ट है सामाजिक नियमों को सीखने में कठिनाई होना। नेक्स्ट है समस्याओं को हल करने में कौशल में कठिनाई। नेक्स्ट ये भी हो सकता है स्वयं सहायता या खुद अपनी देखभाल करने की क्षमता जैसे कौशल के अनुरूप व्यवहार में विकास में देरी। नेक्स्ट देख सकते हैं सामाजिक निषेध का अभाव। नेक्स्ट है मानसिक विकलांगता के कारण देखेंगे गर्भावस्था के दौरान समस्याएं। देखेंगे जब भ्रूण का विकास ठीक तरह से नहीं हो पाता है तो मानसिक विकलांगता आ जाती है। इसमें बताया गया है कि जब बालक का विकास भ्रूण अवस्था में अच्छे से नहीं हो पाता है तो वह मानसिक विकलांगता उसके अंदर आ सकती है। उदाहरण के लिए भ्रूण कोशिकाओं को बढ़ने के समय जिस तरीके से उनका विभाजन होता है उसमें समस्याएं हो सकती हैं, जैसे और शराब पीती है या घातक अल्कोहल या गर्भाशय के दौरान रूबेला एक वायरल रोग है जिसके चेचक जैसे दाने निकलते हैं, जैसे रोग संक्रमित हो जाते हैं, उसके कारण बच्चों को मानसिक बीमारी भी हो सकती है। नेक्स्ट देखेंगे जन्म के समय समस्याएं। इसमें देखेंगे प्रसव पीड़ा या जन्म के समय अगर बच्चे को लेकर समस्या है, जैसे उसे पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है तो वह मस्तिष्क की खराबी कारण बच्चा या बच्ची का विकास खामी हो सकता है या विकास देर में हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे कुछ खास तरह के रोग या विषमता। देखेंगे अगर चिकित्सा देखरेख में देरी हुई या अपर्याप्त चिकित्सा हुई या काली खांसी, खसरा आदि दिमागी बुखार के कारण विकलांगता भी हो सकती है। नेक्स्ट देखें आयोडीन की कमी। इसमें देखेंगे कि जो दुनिया भर में 20 लाख लोग प्रभावित कर रहे हैं, जो विकासशील देश है, निवारणीय मानसिक विकलांगता का बड़ा कारण बना हुआ है, जहां आयोडीन की कमी से महामारी बन चुकी है। आयोडीन की कमी से गंडमाला का कारण बनती है, जिसे थायराइड ग्रंथि का बढ़ जाना और थायराइड के कारण रोग होना और थायराइड है उसके कारण रोग होना, और जिसे आयोडीन की ज़्यादा कमी से पैदा हुई है तो उसको विकलांगता भी हो जाती है। नेक्स्ट देखिए मानसिक विकलांगता की विशेषता। इसमें देखेंगे सामान्य बालकों में या बच्चों में बुद्धि का विकास सामान्य शारीरिक विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं जिन्हें
विकास जिनमें बच्चा अपनी आयु की विकासतवा अथवा अनुसार पूर्ण करता है, लेकिन मंदबुद्धि बच्चों में विकास व वृद्धि अवस्थाएं सामान्य बच्चों की तुलना में अधिक देर में होती हैं, जिससे आयु के अनुसार विकास उसका कम हो पाता है। नेक्स्ट देखेंगे समन्वय में कमी। इसमें देखेंगे कि इन बच्चों में शारीरिक एवं विभिन्न अंगों के समन्वय में कमी पाई जाती है, जैसे मुंह में हाथों को चूसना, चबाना, खाने में कठिनाई और अपने हाथों का उचित प्रकार से प्रयोग वह नहीं कर पाते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान में उनको जाने में भी कठिनाई होती है। नेक्स्ट देखेंगे याद रखने योग्य है। देखेंगे उन्हें कोई भी क्रिया बहुत थोड़े समय के लिए याद रहती है और जो भी वह सीखते हैं उन कार्यों को कुछ समय या कुछ दिनों बाद वह पुनः पूछने या बताने लगते हैं। यह याद रखने अयोग्य है। ये इसके मानसिक विकलांगता की ये विशेषताएं हैं।